अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी, कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों और मुसलसल सख्त झड़पों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान नाजुक सीज़ फायर बरकरार है और बज़ाहिर दोनों फरीक बड़े पैमाने पर जंग की तरफ जाने से हिचकिचा रहे हैं। जबकि कल अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान जंग और आइंदा हमलों से मुताल्लिक सदर ट्रंप के इख्तियारात के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। और हैरान कुन तौर पर सदर ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 अरकान ने भी इस करारदाद के हक में वोट दे दिया है। ऐसे में आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कह दिया है कि ईरान के मुखालिफिन यानी अमेरिका और इसराइल ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हाइब्रिड जंग के तरीके इख्तियार कर लिए हैं। साथ ही अमेरिका ने लबनान और इसराइल के दरमियान एक बार फिर सीज़ फायर का ऐलान तो कर दिया है, मगर इस सीज़ फायर की अहम फरीक और खित्ते में ईरान की अहम इत्तेहादी हिजबुल्लाह ने ट्रंप के दावों के बरक्स इस ऐलान पर सख्त तनकीद की है। और आज भी जहां इसराइल ने लबनान में हमले किए हैं, वहीं हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेट्स दागे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप न सिर्फ कुवैत और बहरीन पर होने वाले ईरान के हमलों को मुसलसल डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इन हमलों पर ईरान के मौक़िफ़ को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान के हमले से पहले उन पर सख्त हमले किए थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि ईरान के पास हमला करने का जवाब मौजूद था। साथ ही ट्रंप का अब भी कहना है कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे तरीके से जारी हैं। The negotiation itself has gone very well. I mean, if it happens, and it might not happen, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. How do you define ceasefire? It's a different part of the world. I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. There's a reason for everything. And we hit them pretty hard the night before. They did something, not a big deal. We got it. We nipped it in the bud very quickly, as we do. But some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for different reasons, so they were reciprocating it. अहम बात यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी कहा है कि अमेरिका से बातचीत का सिलसिला ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त भी नहीं हो रही है। लेकिन साथ ही ईरान भी अब कुवैत पर हमलों में सिविलियन नुकसान से दूरी इख्तियार कर रहा है। और पासदारान इन्क़िलाब के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होने वाली तबाही अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स की गलती की वजह से हुई। और पासदारान इन्क़िलाब ने कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल पर कोई हमले ही नहीं किए, जबकि अमेरिका की सेंटकॉम ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान का ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत है और ईरान ने जानबूझकर और मनसूबाबंदी के साथ कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया। आम बात यह है कि सेंटकॉम के इस बयान के बाद कुवैती हुक्काम ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की मुख्तलिफ एंगल्स के साथ CCTV फुटेज भी जारी कर दी है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि बज़ाहिर एक ड्रोन कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। इसके अलावा कुवैती हुक्काम ने कुवैत एयरपोर्ट में हमले के बाद तबाही की फुटेज भी जारी कर दी है, जिसमें एयरपोर्ट के मुतासरा हिस्से में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं और हुक्काम इस तबाही का जायजा लेते नजर आते हैं। इसी तरह बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की हैं। और नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमले से पहले कुवैत एयरपोर्ट का मुतासरा हिस्सा सही सलामत था, जबकि हमले के बाद की तस्वीर में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट की मुतासरा इमारत पर एक बड़ा निशान पड़ता है, जो हमले के बाद होने वाली तबाही को जाहिर करता है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात और झड़पों के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान भी सामने आया है। और आज तेहरान में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के एक नुमाइंदे ने अवाम के बड़े इज्तिमा के सामने इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी इमाम खुमैनी की 37वीं बरसी के मौके पर जारी मुज्तबा खामनाई का तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया। और इस पैगाम में मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि बदनीयत दुश्मन को मुल्क की मुसल्लह अफवाज के साथ मुकाबले में शिकस्त और गहरी जिल्लत का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब वो इसका बदला हाइब्रिड जंग की हिकमत अमली के जरिए लेने की कोशिश कर रहा है। मुज्तबा खामनाई ने मजीद कहा है कि हमारा दुश्मन हाइब्रिड जंग के तहत 2 मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यानी ईरान में अवामी इस्तकामत को कमज़ोर करना और ईरानी हुक्काम के दरमियान गलत फहमियों को जन्म देना। वाज़ेह रहे कि मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजह से अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात के इस तवील अमल पर उकताहट का इजहार कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद ट्रंप दोबारा बड़े पैमाने पर में नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने निजी तौर पर अपने मुआवनीन से कहा है कि वो सिर्फ इस सूरत में ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म करने पर गौर कर सकते हैं कि अगर ईरानी हमलों में अमरीकी फ़ौजी मारे जाते हैं। और हालिया पुरतशद्दुद झड़पों के बावजूद कई हफ्तों से जंग बंदी बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग दोबारा शुरू करने में सदर ट्रंप की हिचकिचाहट से जाहिर होता है कि वो मशरिक़ वुस्ता में बड़े तनाज़े से बचने के लिए कई हफ्तों
हत्ता कि कई महीनों तक छोटे पैमाने की झड़पें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि दोनों तरफ से होने वाले जवाबी हमले सिर्फ दिफाई नौयत के हैं और ये मुकम्मल जंग के दोबारा शुरू होने की अलामत नहीं है। लेकिन अमरीकी हुक्काम का कहना है कि बार बार होने वाले हमलों ने ट्रंप पर दबाव बढ़ा दिया है और जंगबंदी के तवील अरसे तक बरकरार रहने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसे मुआहदे के करीब हैं जिससे जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा हो जाएगा और ईरान के अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को भी खत्म कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप और उनके मुआवनीन ने वादा किया था कि 28 फरवरी को शुरू होने वाला ये तनाज़ा 6 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलेगा। ट्रंप इंतजामिया के एक अहदेदार का कहना है कि ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिफारती तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बढ़ती हुई लड़ाई और ईरान की जानिब से खित्ते के अहदाफ पर हमलों में इजाफे ने ट्रंप के सिफारती मसले को मजीद पेचीदा बना दिया है। और अब ट्रंप के सामने बुनियादी सवाल यह है कि क्या वो ईरान के साथ ऐसा मुआहदा कर लेंगे जो उनके बड़े मकासद से बहुत कम हो, या फिर ट्रंप अपनी मतलूबा शराइत के लिए इंतज़ार करेंगे। हालांकि उन शराइत के हासिल होने का इम्कान बहुत कम है। इसी तरह बार बार रुकने और दोबारा शुरू होने वाले इन मुज़ाकरात से सदर ट्रंप खुद भी उकता चुके हैं। इस हफ्ते ट्रंप ने खुद मुज़ाकरात के तवील अमल पर अपनी उकताहट का इशारा दिया, जबकि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ख़राब होती सिफारती सूरत हाल ट्रंप पर दबाव बढ़ा रही है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर स्टीवन कुक के मुताबिक ऐसा लगता है कि ट्रंप फंस गए हैं। ईरानी ये दिखा रहे हैं कि वो मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया और इससे सदर ट्रंप एक मुश्किल सूरत हाल में आ गए हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ट्रंप इस तनाज़े को जल्द ख़त्म करना चाहें तो शायद ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ट्रंप को ईरान के साथ एक निस्बतन मुबहम मुआहदा कबूल करना होगा, जिसमें ईरान सिर्फ ये वादा करे कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। इसके बाद यूरेनियम की अफजोदगी और अफजोदा यूरेनियम के ज़खीरे जैसे मामलात पर मुस्तकबिल में मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। ताहम ये मजबूत या लाजमी नौयत के वादे नहीं होंगे। हालिया हफ्तों में ऐसा लग रहा था कि अमरीकी हुकूमत इसी सिमत में बढ़ रही है। ऐसे में ट्रंप के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो ये तस्लीम कर लें कि जंग जल्द ख़त्म नहीं हो सकती और ईरान पर मुआशी दबाव आखिरकार इस हद तक बढ़ा दिया जाएगा कि उसे संभालना मुमकिन नहीं रहेगा, चाहे उसमें कई महीने ही क्यों ना लग जाएं। लेकिन अब तक ट्रंप ने कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया। वो कभी मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की धमकी देते हैं और कभी ये दावा कर देते हैं कि मुआहिदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में जंग दोबारा शुरू करने के हवाले से ट्रंप की हिचकिचाहट की एक वजह अमेरिका के अंदर जंग की बढ़ती हुई गैर मकबूलियत भी है और इस वजह से ट्रंप पर सियासी दबाव में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने बुध को ईरान के मामले में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 215 के मुकाबले में 208 वोटों से मंजूर कर ली है, जो ट्रंप की फौजी कार्रवाइयों पर एक अहम तनकीद समझी जा रही है। और अहम बात यह है कि डेमोक्रेट्स के साथ साथ सदर ट्रंप की अपनी जमात यानी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान ने भी इस करारदाद के हक में वोट दिया है। हालिया कुछ महीनों में डेमोक्रेट्स ने मुतादिद बार ये कोशिश की है कि ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों में ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद करने के लिए वोटिंग कराई जाए। और हालिया हफ्तों में इस मुहिम को कुछ रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत भी मिलती रही है। 215 के मुकाबले में 208 वोटों से मंजूर होने वाली इस करारदाद के हक में रिपब्लिकन अरकान थॉमस मैसी, ब्रायन फिट्जपैट्रिक, टॉम बैरेट और वॉरेन डेविडसन ने पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया है। आज सदर ट्रंप ने इस करारदाद पर तनकीद करते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा कि कल एक बेईमानी वोट में ऐवान नुमाइंदगान ने 4 बुरे रिपब्लिकन्स और तमाम डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर मेरे वॉर पावर्स यानी जंगी इख्तियारात को महदूद करने के हक में वोट दे दिया, और वो भी बिल्कुल उसी वक्त कि जब मैं ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए हतमी मुज़ाकरात कर रहा हूँ। ऐसा अनपेट्रियाटिक काम कौन करेगा? इन्हें मालूम है कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं। ट्रंप की पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि डेमोक्रेट्स ट्रंप से शदीद नफरत की बीमारी यानी ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से मुतासिर हैं, जबकि उन 4 रिपब्लिकन्स की तो अलग ही कहानी है। वो दिखावे के शौकीन हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अहम बात यह है कि फ़िलहाल अमेरिकी कांग्रेस से मंजूर होने वाली यह करारदाद ज़्यादातर अलामती ही रहेगी, क्योंकि सदर ट्रंप के पास कानून साजी को वीटो करने का इख्तियार है और अमेरिका की सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत भी है। लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये अमेरिकी कानून साजों की तरफ से ट्रंप के इक़दामात पर एक वार्निंग ज़रूर है। दूसरी जानिब ईरान का मुसलसल ये मुतालबा रहा है कि लबनान में भी जंगबंदी के बाद ही मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा, और लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई जारियत की वजह से बातचीत का सिलसिला रोकने की धमकी भी दी गई। ऐसे में अब ट्रंप इंतज़ामिया ने
ईरान की धमकी को संजीदगी से लेते हुए अमेरिका में ही लबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर के लिए मुज़ाकरात कराए और आज अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल और लबनान ने अपनी नाजुक जंगबंदी की तजदीद और लबनान के अंदर कुछ पायलट सिक्योरिटी जोन्स बनाने पर इत्तफाक कर लिया है और इन जोन्स में हिजबुल्लाह के कारकुनों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह मुआहदा इस शर्त पर होगा कि ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह की तरफ से हमले मुकम्मल तौर पर बंद होंगे और दीगर शराइत भी पूरी की जाएंगी। अमेरिका, इसराइल और लबनान ने बयान में यह भी कहा है कि वो किसी भी रियासती या गैर रियासती फरीक की तरफ से लबनान के मुस्तकबिल को यरगमाल बनाने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं, जबकि लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इसराइल के साथ जंगबंदी के फ्रेमवर्क का ऐलान करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के नतीजे में एक एलामिया तैयार हुआ जिसमें लबनान के हक़ में मजबूत निकात शामिल हैं। ये मुकम्मल और हतमी जंगबंदी के लिए आखिरी मौका है। जब हिजबुल्लाह और दीगर दाखिली फरीक अपने जवाबात दे देंगे तो लबनान अमेरिका को आगाह कर देगा ताकि अगले इक़दाम शुरू किए जा सकें। लबनानी सदर के मुताबिक अमेरिका जंगबंदी के वक्त और तरीक़ाकार का तयन करेगा। अमल दरामद अमेरिका की जानिब से ज़मानतों की वसूली के 24 घंटे के अंदर शुरू हो सकता है और सदर ट्रंप बराह रास्त जामिन के तौर पर काम करेंगे। जोसेफ ऑन के मुताबिक लबनान की मुज़ाकराती टीम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और मुकम्मल जंगबंदी के बगैर किसी और मामले पर बात करने से इनकार कर दिया, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मुदाखलत की, जिसकी वजह से मुज़ाकरात लबनान के मुतालबात की मंजूरी पर ख़त्म हुए। बुध को सारा दिन और आज सुबह तक लबनान ने बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी फ़रीक़ों से राब्ता बरकरार रखा ताकि जंगबंदी को मजबूत बनाया जा सके। कई दोस्त ममालिक ने लबनान के हक़ में दबाव डाला। अहम बात यह है कि कल सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हमारी हिजबुल्लाह से भी बात हुई है और वो भी जंगबंदी पर रजामंद है। Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon? I think it would. We're trying to separate it. I mean, look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. ट्रंप के इस दावे के बाद अमेरिका ने एक बार फिर लबनान में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। इसराइल में इसराइली अपोजिशन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद शुरू कर दी कि उन्होंने ये मुआहदा क्यों किया है। इसके साथ साथ नेतन्याहू के एक्सट्रीमिस्ट इत्तेहादियों ने भी नेतन्याहू पर तनकीद शुरू कर दी और फिर नेतन्याहू की हुकूमत इस मुआहदे का दिफा करती नजर आई। मगर इस दौरान ये खबरें सामने आई कि इसराइल ने एक बार फिर जनूबी लबनान में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं और कम अज़ कम 8 अफराद इन हमलों में शहीद हो गए हैं, जबकि यह खबर भी सामने आई कि हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की तरफ कई रॉकेट्स दागे हैं। और आज सूरत हाल उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो गई कि जब हिजबुल्लाह के सरबराह ने इस मुआहदे पर ही तनकीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने जंगबंदी के लिए लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात पर कहा है कि लबनानी हुकूमत के इसराइल के साथ मुज़ाकरात बेशर्मी पर मबनी है। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा दरअसल हथियार डालने और शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। नईम कासिम ने ताज़ा तरीन जंगबंदी के ऐलान पर सख्त तनकीद करते हुए इसे लबनान के एक हिस्से के खात्मे का मंसूबा करार दिया और कहा कि हिजबुल्लाह सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी और जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखिला में दिलचस्पी रखती है। साथ ही हिजबुल्लाह के सरबराह ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि अगर लबनान पर हमले जारी रहे तो शुमाली इसराइल भी महफूज नहीं रहेगा। सरहद के इस पार इसराइली इलाके उस वक्त तक खतरे में रहेंगे कि जब तक लबनानी अवाम और देहातों पर इसराइली फौज के हमले जारी हैं। नईम कासिम ने इस बात को भी मुस्तरद कर दिया कि हिजबुल्लाह की तैनाती को वसी सियासी मुआहदों से जोड़ा जाए और कहा कि वो जंगबंदी या इसराइल के इनखिला के साथ अपनी मौजूदगी को मुंसलिक करने को कबूल नहीं करते। हिजबुल्लाह के सरबराह के मुताबिक हम अपने रब की इताअत के साथ अपनी ज़मीन और अपने लोगों के लिए लड़ते हैं ताकि हम किसी के ग़ुलाम ना बने और हमारी आने वाली नस्लें अपने वतन में आज़ादी से अपने हम वतनों के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अहम बात यह भी है कि नेतन्याहू ने अपनी सियासी बका और इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए गज़ा और ईरान समेत लबनान में बड़े पैमाने पर जंगों का आगाज़ किया था। मगर अब वही इंतहा पसंद इसराइली नेतन्याहू की जानिब से लबनान में जंग से पीछे हटने पर नेतन्याहू को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका को ना कहना पड़ेगा। और आज नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत के अहम रुकन और इसराइल की कौमी सदीर बिन गुवेर ने लबनान में जंगबंदी के फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए एक्स पर लिखा है कि लबनान के साथ जंगबंदी एक संगीन गलती है और मुशीरों के ख्याली मंसूबे नेतन्याहू को गलत फैसलों की तरफ ले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह दरियाए लितानी के जनूब से नहीं निकला है और लबनानी फ़ौज के पास हिजबुल्लाह के इनखिला को नाफिज करने की कोई सलाहियत नहीं है। लबनान की रियासत खुद हिजबुल्लाह की शरीक है
उसकी हुकूमत में हिजबुल्लाह के वुज़रा शामिल हैं और हिजबुल्लाह के अरकान के रिश्तेदार लबनानी फौज का हिस्सा है। बिन गुवेर ने मजीद लिखा कि अमलन इस फैसले से हिजबुल्लाह मजीद मजबूत होगी और उसे शिकस्त देने के बजाय इसराइल उसके वजूद को तस्लीम कर रहा है। इसके बजाय नेतन्याहू को सदर ट्रंप से कहना चाहिए था कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी कदर करते हैं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है और वो अपनी सरहद के करीब किसी दहशतगर्द तंजीम के मजबूत होने और उसके वजूद को कबूल नहीं कर सकता। बिन गुवेर के मुताबिक कुछ ऐसे लम्हे होते हैं कि जब इंसान को अमरीकी सदर को भी ना कहना आना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगली बार हमारा सामना ऐसी हिजबुल्लाह से होगा जो पहले से ज़्यादा मजबूत और ख़तरनाक होगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि काबीना में इस पर बहस और जंगबंदी के फैसले पर वोटिंग की जाए। ये एक संगीन गलती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत 10 जून को बजट पेश करने जा रही है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस मौके पर एहतजाज का ऐलान किया, मगर ये एहतजाज भी खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात का शिकार होता नजर आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 10 जून को बजट इजलास के मौके पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज की कॉल दी। इसके बाद जब वसीम बदावी ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम से 10 जून के एहतजाज के हवाले से सवाल किया तो शेख वकास अकरम ने जवाब दिया कि पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं, फिर पार्टी सबके भरम रखती है। अरकान कौमी असम्बली को एहतजाज के लिए कॉल देने वाले रेलिवेंट लोग बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, चीफ विप आमिर डोगर और पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक हैं। लेकिन अभी तक अरकान कौमी असम्बली को इनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि इस किस्म का कोई धरना होने जा रहा है और अभी तक पार्टी को कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बताई गई है। 10 जून को धरना देने का कह रहे हैं, इसकी कोई डिटेल्स तय हुई? पहले भी कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी सबके भरम रखती है। बात जब आप नेशनल असेंबली की बात करेंगे और नेशनल असेंबली के MNAs की बात करेंगे तो उसमें जो रेलिवेंट लोग हैं वो अगेन चेयरमैन गौहर, सलमान राजा, ये 3-4 रेलिवेंट लोग हैं जो कि MNAs को ये कन्वे कर सकते हैं। अभी तक ऑफिशियली दोनों साहिबान ने या आमिर डोगर और शायद खटक साहब, इनमें से किसी ने भी MNAs को नेशनल असेंबली में कन्वे नहीं किया कि इस किस्म का कोई धरना होने जा रहा है, मगर ऑफिशियली पार्टी को अभी तक कोई ऐसी चीज कन्वे नहीं की गई। और फिर जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा के फैसलों में मैं आज़ाद हूँ और शेख साहब अगर आ सकते हैं तो शिरकत करें, वरना किसी की आलाकारी ना करें। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने वजाहत करना चाहिए कि धरने में खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली शरीक होंगे तो फिर सुहेल आफरीदी ने उन्हें टोका और कहा कि MNAs भी आएंगे और अगर शेख वकास अकरम को नहीं आना तो वो ना आए। शेख वकास अकरम ने कहा कि कोई मुशावरत नहीं की गई धरने के हवाले से। बाज भाई ऐलान कर देते हैं, फिर भरम रखने के लिए हम भी फिर उसको भरम पूरा करते हैं। अभी कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, आपने खुद ही ऐलान कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। ये MPs की उन्होंने कहा कि एहतजाज करवाएंगे, MPs आएंगे खैबर पख्तूनख्वा, इसमें MNAs भी आएंगे, सारे MNAs। अगर शेख वकास को जो है वो नहीं आना तो वो बेशक ना आए। साथ ही शेख वकास अकरम ने खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ अरकान सूबाई असम्बली के ख़त का भी जिक्र किया और कहा कि इस खत में इमरान खान की रिहाई और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के हवाले से बात की गई है। जो एक खत आया है जो कि सेक्रेटरी जनरल साहब को भी कॉपी आई है, मुझे भी उसकी कॉपी इरसाल की गई है, जो कि बैरिस्टर साहब को भेजा है, एक्टिंग चेयरमैन साहब को। उसमें जो ग्रीवियंसेस है वो ये है जो कि पार्टी के आम वर्कर के ग्रीवियंसेस हैं। वो क्या है कि दे शुड एक्चुअली पुट मोर स्ट्रगल इन गेटिंग खान साहब रिलीज्ड और एटलीस्ट इंश्योरिंग द मीटिंग एंड गवर्नेंस के इश्यूज। वो बाहर वर्कर को ये गिले शिकवे होते हैं, कुछ MPs को भी होंगे। और इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने कोई ख़त नहीं देखा, नाम दिखाएं किसने लिखा है ख़त। सुहेल आफरीदी ने शेख वकास अकरम को मुखातिब करते हुए कहा कि वो नाम बताएं ना किसने लिखा है ये ख़त। शेख वकास ने खुद लिखा होगा, ये शेख वकास की ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि वो थोड़ा करीब है, बाकी किसी की ख्वाहिश नहीं है। आपको इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि आपको एक इजाज़त दी थी कि आप काबीना अपनी मर्जी से बनाए, आपने काबीना बनाई, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आ गई, उसके बाद खत आया है। वो क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं? ना मैं फॉरवर्ड ब्लॉक से डरता हूँ, ना ही जो है मैं किसी की ब्लैकमेलिंग से डरता हूँ। ये लेटर्स जो है ये हमने तो नहीं देखा, लेटर किधर है वो दिखाएं, नाम दिखाए किसने लिखा है। शेख वकास अकरम ने कहा हमारे पास लेटर पहुंचा, बैरिस्टर गौहर के पास गया है और वो नाम बताए ना किसने किया है। शेख वकास ने अपने आप से लिखा होगा, नहीं उसकी शेख वकास की शायद जो है उसकी ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि वो थोड़ा करीब है, तो वो बाकी किसी की ख्वाहिश नहीं है। ये सुहेल आफरीदी के जवाब के बाद कल रात फिर शेख वकास अकरम ने इस बात को दोहराया कि वो अपने 10 जून के हवाले से बयान पर कायम है और ये बयान तहरीक इंसाफ का बयान है। शेख वकास अकरम ने कहा कि नौजवान वज़ीर आला शायद परेशान थे कि 8-10 महीने से उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, तो शायद फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बयान दे दिया। मैंने
पॉलिटिकल कमेटी और पार्लिमानी पार्टी में तमाम अरकान कौमी असम्बली के सामने ये बात रखी कि मुझे सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर खान और आमिर डोगर बताएं कि अगर ऐसी कोई मुशावरत हुई है तो मेरे इल्म में क्यों नहीं है, जिस पर आमिर डोगर ने कहा कि 10 जून के हवाले से उनके इल्म में भी कुछ नहीं है। सलमान अकरम राजा का जवाब आया कि मैं ला इल्म हूँ, मेरे इल्म में 10 जून के हवाले से ना कोई चीज़ है, ना मुझसे मुशावरत हुई है। फिर मुझे बैरिस्टर गौहर खान का ग्रुप में जवाब भी आया और फ़ोन भी आया कि मेरे इल्म में 10 जून के हवाले से ना कोई चीज़ लाई गई है और ना मुझे बताया गया है, ना मुझसे मुशावरत की गई है। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा कि मेरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों से भी बात हुई है और वो भी ला इल्म है। मैं बतौर सेक्रेटरी इत्तलात एक ऐसी बात क्यों बोल दूं जो मेरे विंग को कन्वे ही नहीं हुई है। शेख वकास अकरम ने सुहेल आफरीदी को मुखातिब करके कहा कि वो भाई है हमारा, लेकिन छोटे बड़े का एहतराम देखना चाहिए। अरकान कौमी असम्बली किसी चीफ मिनिस्टर के पाबंद नहीं हैं, वो अपनी चेन ऑफ कमांड के पाबंद हैं। इसके अलावा चंद दिन पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी इख्तिलाफात की खबरें सामने आई थीं और व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए थे। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से ना निकालो और इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा। इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए कि सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा है। फिर असेंबली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? हम इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे और हम नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा रहे और सिस्टम में चेम लाए। 10 जून को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज का ऐलान किया है, मगर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात इससे लाइलमी का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शफी जान साहब, 10 जून बजट का दिन, एहतजाज का धरने का ऐलान खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से किया गया। अब शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं और फिर कहने के बाद इसरार भी कर रहे हैं इस बात पर कि पार्टी को नहीं पता इस बात का। उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब से भी पूछा, आमिर डोगर साहब से भी पूछा कि कोई ऐसी मुशावरत हुई है तो बताएं, उन्होंने भी कहा कि उनके इल्म में नहीं है। तो क्या होने जा रहा है 10 जून को? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक 10 जून की बात है तो अडियाला के सामने जब धरना खत्म किया जा रहा था तो सीएम आफरीदी ने अनाउंसमेंट की थी कि हम 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर, क्योंकि वहां पे बजट पेश किया जा रहा है, तो हम वहां पे एहतजाज करेंगे, जिसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस हमारे वहां पे मौजूद होंगे। कौमी असम्बली के मेंबरान हो और हमारे MPs सारे मुश्तरका तौर पे वहां पे जाएंगे और वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। ये एहतजाज उस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ है जो फेडरल हुकूमत इस बजट में खैबर पख्तूनख्वा के साथ करने जा रही है। इससे पहले शाहजेब साहब आपने देखा होगा कि जब NFC का इशू बना तो हमने NFC का इशू बड़े मुदल्लल अंदाज में इनके सामने पेश किया। हमारा इसके एहतजाज की कॉल के नतीजे में होना तो ये चाहिए था ना कि हुकूमत बैकफुट पर नजर आती है। तो आपकी पार्टी आपस में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि शेख वकास अकरम किसी के आलाकार ना बने, शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला शायद किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो पार्टी के अंदर मुशावरत के बगैर ऐलान कर दिया था क्या? शाहजेब साहब, जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है, वो किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है, वो बड़े कंफर्टेबल जोन में है। और जहां तक शेख वकास की बात है तो उनको जिम्मेदारी के साथ अपने बयानात देने चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा उनको करना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस किस्म के बयानात से उनको जो है दूर रहना चाहिए, जिससे इस किस्म के मसाइल पैदा हों। मतलब मगर बयान तो पहले दिया गया वज़ीर आला साहब की तरफ से, उन्होंने आलाकार का, किसका आलाकार बने हुए हैं शेख वकास अकरम साहब? देखिए, जब अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला थे और जब वो इस किस्म के फैसले अनाउंस करते थे तब भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास थे और शेख वकास यही कहते थे कि जो सीएम अली अमीन ने अनाउंस किया है उसको मनो अन तस्लीम किया जाएगा। अब सीएम अफरीदी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से फैसलों, इस किस्म के फैसलों में वो आज़ाद है। वो जो चाहते हैं, जो उनको बेहतर लगता है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो एहतजाज करना चाहते हैं या कोई और फैसला लेते हैं, वो कम्प्लीटली अपने फैसले में आजाद है। ये जो कॉल की गई है तमाम MNAs और तमाम MPs एहतजाज जरूर करेंगे। तो क्या वजह है कि शेख वकास अकरम साहब जब अगर अली अमीन गंडापुर साहब बकौल आपके कुछ अनाउंस करते थे तो वो उसको मुकम्मल हिमायत करते थे और सुहेल आफरीदी साहब के अनाउंसमेंट की हिमायत नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि इख्तिलाफ है दोनों में? क्या वजह है? नहीं, सुहेल आफरीदी साहब की तबीयत तो इख्तिलाफ वाली नहीं है, वो तो बड़े सोबर हैं और हर बंदे से राब्ते में भी है।
पार्टी की तमाम लीडरशिप से, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, असद कैसर साहब हो, जुनैद अकबर खान साहब हो, आतिफ खान साहब हो, तमाम लोगों से वो राब्ते में है। शेख वकास साहब एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, अब उनको भी बाहर आना चाहिए। आपने देखा होगा कि वो कई अरसे से गायब है। इस तरह नहीं हो सकता। जब तमाम लोग जो ग्राउंड पे मौजूद हैं तो उनको भी ग्राउंड पे आना चाहिए और लीड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो कौमी असम्बली के मेंबर है, वो कौमी असम्बली में अपना रोल उसको प्ले करना चाहिए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां बड़ी होती है, उनको अब ग्राउंड में आके लीड करना चाहिए। साहब, तो एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है? अभी जो अनाउंसमेंट है ये वजीर आला की हद तक है या ये पार्टी का अनाउंसमेंट है कि 10 जून को एहतजाज होने जा रहा है, तमाम पार्लियामेंटेरियन कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे और ये पार्टी का डिसीजन है? शाहजेब साहब, अगर मुझे आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको तमाम बैकग्राउंड इसका बता सकता हूं। आफरीदी साहब ने ये जो अनाउंसमेंट की है, ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इम्तियाजी सलूक फेडरल हुकूमत का इस बजट में है और उसके मुतालिक है। अगर आप वो फिगर देख ले तो PSDP में जो कि पब्लिक स्कीम होती है, पब्लिक स्कीम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उसमें जी 1126 अरब में सिर्फ 2.2 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे गए हैं। फिर इसके अलावा इसमें 786 स्कीम्स है, 786 स्कीम में सिर्फ 6 स्कीम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास है जो कि 2008 से इनकम्प्लीट पड़ा है, वहां पे इनॉग्रेशन हुई थी। ये फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी थी, 5 अरब का प्रोजेक्ट था। हमने पिछले साल फेडरल हुकूमत को ये ऑफर भी की, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको पैसे दे देते हैं और जब आपके पास होंगे तो आप रिटर्न कर दें। लेकिन बात पैसों की नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। हमें कोई जवाब नहीं दिया गया और आज भी वो बाईपास इसी तरह पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ NH के 264 अरब का ये पैकेज दे रहे हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8.6 अरब सिर्फ रखे गए हैं। बात बड़ी सिंपल है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, इनका इम्तियाजी सलूक जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ शुरू हो जाता है। हमारा NFC का केस 4758 अरब का है, हमें अब NHP का शेयर नहीं मिल रहा, जम अजला का शेयर नहीं मिल रहा, टोबैको सेस में जो हमारा शेयर बनता है वो हमें नहीं मिल रहा। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पे हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन ये करते हैं और जब ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं ये हमसे वादे करते हैं कि जो भी IDPs है उनको दोबारा आबाद करने के लिए हम आपको इतनी पेमेंट देंगे। बकाखेल के मकाम पे अभी भी हमारे IDPs बैठे हैं। 17 अरब इनका वादा था हर साल, 3 साल इन्होंने हमें 17 अरब रुपए दिए। 2022 के बाद हमें 1 रुपए नहीं दिया। हर महीने सूबाई हुकूमत जो है वो 40 करोड़ रुपए उनको देती है। हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे पैसे कि हम उनको खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। 4.8 अरब पर ईयर ये बनता है, ये भी सुबह दे रहा है। सवाल ये है कि फिर ये जो आपका मुकदमा है, जो आपका मौकफ है, इसके हक में पूरी पार्टी खड़ी है? 10 जून का फैसला पार्टी का फैसला है या सिर्फ वजीर आला का फैसला है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। सोहेल आफरीदी साहब इमरान खान के नामजद करदा वजीर आला है, तो तहरीक इंसाफ के MNAs और तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के MPAs हैं, इसमें वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से ना निकालो और इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा। क्या कौमी असम्बली से, मुख्तलिफ असम्बलियों से इस्तीफे की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या इस तरफ तहरीक इंसाफ सोच रही है? देखिए शाहजेब साहब, आपके सामने है तमाम तर चीजें कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, इवन हमें ब्रीथिंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपके सामने हैं, तमाम पार्टियां वहां पे बड़े आजादाना तरीके से अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, बिलावल साहब हो या फिर नवाज शरीफ हो। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जुनैद अकबर खान साहब हो, असद कैसर साहब हो या सलमान अकम राजा साहब हो या फिर शाहिद खटक साहब हो, गिरफ्तार करके या फिर उनको नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये जो पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम की जा रही है, इसके मुतालिक गौहर साहब का बयान था और हम इस्तीफों के बारे में सोच भी रहे हैं। और कहां से इस्तीफों के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, ये तो अभी आगाज है, इस पे अभी डिटेल मीटिंग होनी है, पॉलिटिकल कमेटी इस पे बैठेगी, क्योंकि इस सिस्टम, जिस सिस्टम के साथ हम चलना चाह रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में हमारे लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस की जो है जगह नहीं है। तो अब ये जो बात असद कैसर साहब ने पिछले दिनों कही, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कही, एक सोच डेवलप इस वक्त हो रही है। वैसे मगर सिस्टम से अगर बाहर निकलेंगे तो आप सड़कों पर जाएंगे, मगर सड़कों पर भी आप वो इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाए हैं जो आप लोगों ने मुख्तलिफ एहतजाज की कॉल्स दी, वो भी नहीं उस तरीके से कामयाब हो पाई, या फिर अगर मोबिलाइजेशन की कोशिश की वो भी नहीं। तो अगर सिस्टम के अंदर भी जो आपका इम्पैक्ट है या जो लिमिटेड स्पेस है वो भी आपके हाथ से नहीं चली जाएगी इस वक्त जो सिस्टम जितना ताकतवर है? नहीं, देखिए, जगह तो हमारे पास, या हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं रह रही। आपने देखा होगा कि मुलाकात के लिए हमने अडियाला के सामने भी धरना दिया,
फिर मुलाकात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बैठे, हम हाई कोर्ट के सामने भी बैठे, हमने पिटीशन भी जमा की, हमने चीफ जस्टिस को कॉल्स भी की, हमने पीएम से भी बात की, हमने सीएम को भी खत लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। ना जाती डॉक्टर की रसाई है, ना मुलाकात को मुमकिन बनाया जा रहा है। जब इस किस्म के हालात बनेंगे तो फिर सड़क ही हमारे पास ऑप्शन रहती है। अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं की गई। जब भी ऑफिशियल कॉल की जाएगी, लाखों लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा से सीएम आफरीदी साहब लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया। शफीजाद साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ असेंबलियों से इस्तीफे के बारे में सोच रही है, स्पेस नहीं मिल रहा तहरीक इंसाफ को, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि असेंबलियों से इस्तीफा दिया जा सकता है, इस हवाले से लाएमल तय किया जा सकता है। शेख वकास अकरम पर उन्होंने तनकीद की कि उन्हें अब बाहर आना चाहिए और लीड करना चाहिए, वो बहुत अरसे से छुपे हुए हैं। शेख वकास अकरम साहब को भी हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश करना था, मगर अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि बजट इजलास 10 जून यानी बुध को होगा, जबकि इकनॉमिक सर्वे मंगल यानी 9 जून को पेश किया जाएगा। साथ ही हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी और IMF को राजी करने की हुकूमत कोशिश कर रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम से वापसी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेंगे। अब बजट अगले हफ्ते पेश होगा। वज़ीर आज़म की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात है और जाहिर है बिजनेस कम्युनिटी के खदशात भी हैं और उनकी तवक्कात भी हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपके कंसोर्शियम ने PIA ख़रीदा, जो प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ी सालों बाद हुई, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, बट बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड रही है कि अगर हुकूमत चाहती है कि बैरूनी सरमायाकारी आए या फिर लोकल इन्वेस्टर्स भी सरमायाकारी करें, उसके लिए पाकिस्तान में जो टैक्स रेट्स हैं उसको कम किया जाए। मगर हुकूमत ने जो दावे किए टैक्स नेट को डाइवर्सिफाई करने के, वो अभी तक हुआ नहीं। आपको लग रहा है कि वो रिलीफ मिल जाएगा बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कि हाई टैक्स रेट्स को कम किया जा सके, या उम्मीद कम है? वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कोई यकीन दहानी कराई? देखिए, जहाँ तक कि इनकी इंटेंशन का ताल्लुक है, वो तो पिछले कुछ 2-3 माह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम जो है वो मीटिंग कॉल कर रही हैं, और मीटिंग कॉल करके उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये कहा है कि भाई हम ये टैक्स रेट जो है वो कम करना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हैं। उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो इंटरनेशनली भी हायर किए, उनसे भी मशवरे किए हैं, लोकल और उनकी खुद कैबिनेट में जो की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं वो सब जो है वो ये डिमांड करते हैं कि टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो कम होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो उन्होंने परसों जो मीटिंग में ये कहा कि इंशाल्लाह जितना भी हमारा स्पेस होगा उसके मुताबिक जो है वो हम डेफिनेटली इसमें जो है वो कमी हम करेंगे। तो ये तो उनकी, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके नंबर्स हैं वो स्पेस बताते हैं। यानी अगर हमारा जो बजट डेफिसिट था 3 साल पहले 8% ऑफ GDP था, और इस साल जो है वो बजट करंट ईयर का है 3.9%। इस वक्त जो है वो बजट डेफिसिट 2.5% पे खड़ा है। तो ये है। दूसरा जो प्राइमरी सरप्लस है, प्राइमरी सरप्लस 3 साल पहले जो है वो बल्कि नेगेटिव था, 1 ट्रिलियन नेगेटिव था। आज जो है वो 4.1 ट्रिलियन जो है वो पॉजिटिव है। यानी उन्होंने जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट जो है 2.5% ऑफ GDP रखा था, वो आज 3.1% है। तो ये दो तो जो ऐसे एरिया के जिसको IMF जो है वो देखती है। या तीसरा जो एक मेजर है वो है टैक्स टू GDP रेशो का। वहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स टू GDP रेशो जो है वो नहीं बढ़ा है, और वो नहीं बढ़ा है तो IMF का जो है वो एक पॉइंट ये होता है कि आप ये टैक्स टू GDP रेशो को जो है कम से कम जो है वो मेंटेन करें। तो टैक्स टू GDP रेशो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि आपको एग्रीकल्चर और आपका रिटेल जो है, इसमें अगर आप बजट में उनको आप डालेंगे तो वो स्पेस पैदा होगा उसके अंदर। और तीसरा जो है वो पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कि फिनोमिना जो है वो ये है कि आप एनफोर्समेंट से जो है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू FBR जो है वो बढ़ा रही है। तो इस साल का इनका जो है वो क्लेम है कि हमने 700 बिलियन के करीब जो है एनफोर्समेंट से अपने टैक्सेस जो है वो बढ़ाए। एक आखिरी जो बात है जो आम आई थिंक बहुत डिस्कशन नहीं होती, इस साल के जो नंबर्स हैं करंट ईयर, इसमें गवर्नमेंट के जो जारी खर्चात हैं, जो करंट एक्सपेंडिचर है शाहजेब भाई, वो 2 ट्रिलियन से कम हुए।
आप नंबर को देखें तो वो 2 ट्रिलियन से कम हुए हैं। तो इतना तो आई थिंक कभी भी मैंने तो अपने कैरियर में जो है वो स्पेस नहीं देखा है। जब ये मतलब तो फिर एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन आपको पॉजिटिव लगता है आइंदा का सिनेरियो, जिसमें अभी तक ज़ाहिर फैसला नहीं हुआ ईरान जंग के हवाले से? जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अभी भी $95-96 फी बैरल की सतह पर हैं। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या सिनेरियो नज़र आता है? क्योंकि इन्फ्लेशन 11.7% आई है, इंटरेस्ट रेट्स में पहले ही जो कमी आ रही थी वो रिवर्स होकर इजाफा हमें नज़र आया। देखिए, जो मैंने आपसे नंबर्स सारे शेयर किए वो सारे हमारे फिस्कल अकाउंट के हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा फिस्कल अकाउंट जो है वो इज वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी। जो आपने जिस बात पे निशानदेही की है वो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है। तो अगेन एक्सटर्नल अकाउंट पे भी जो है वो लास्ट ईयर हमने जो है करंट अकाउंट सरप्लस किया। इस साल जो है वो हम मार्जिनल सा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। और अभी भी जो लास्ट मंथ के नंबर्स आए हैं उसमें तो जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। तो उससे ही लग रहा है, और ईद भी थी तो उससे लगता है कि ये भी महीना जो है वो करंट अकाउंट ब्रेक इवन होगा या सरप्लस ही का लगता है। तो ये सब उसमें ऑयल प्राइसेस, हाई ऑयल प्राइसेस भी सब शामिल हैं इस वक्त। तो और फिर पास ऑन भी कर दिया उन्होंने जो कुछ जो है। शुरू में तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में जो है वो तो सारा कंज्यूमर्स को पास ऑन हो गया। और फिर उसके बाद लास्ट जो प्राइस रिवीजन हुई है वो तो 22 रुपए जो है पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई है। तो मुझे जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में कोई वजह नहीं लगती कि उसकी वजह से जो है वो और इंटरेस्ट रेट को जो है ये 11.5 से भी जो है वो ऊपर बढ़ाया जाए। तो ये तो आई थिंक जो है वो मेरिट पर डिसीजन जो है वो नहीं होगा। तो जो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सिंसियर है और गवर्नमेंट का वाकई वो जो है अगर फ्लर्ट नहीं कर रहे और वो जेन्युइनली चाहते हैं कि और रियलाइज करते हैं कि ये टैक्स रेट जो है वो यहाँ कम होने चाहिए, तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो इनके पास स्पेस जो है वो मौजूद नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ जो है उनको अब जहाँ तक IMF का सिर्फ एक ही इशू है ना कि वो टैक्स टू GDP। अगर आप इसमें 22-23% एग्रीकल्चर का टैक्स में कुछ भी कंट्रीब्यूशन डालें, आप रिटेल का कुछ भी कंट्रीब्यूशन डालें, आप इन्फोर्समेंट का कुछ भी कंट्रीब्यूशन डालें, तो ये टैक्स टू GDP रेशो जो है वो भी बजट में तो कम से कम आप बेहतर लिख सकते हैं। फिर डेफिनेटली अल्टीमेटली तो आप क्या अचीव करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो उस पर आपका केस जो है वो बनता है। आई बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर को अगर चाहिए कि कोई IMF की रुकावट है भी तो IMF MD को फ़ोन करें और ये कहें कि ये हमारी जो है वो सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और रोज़गार देने की बात करते हैं तो रोज़गार तो जब मिलेगा ना कि जब नई इन्वेस्टमेंट होगी। हमारे यहाँ जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और जो गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक मौजूद है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेतहाशा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बन सकते हैं। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि उससे कितना रोजगार जो है वो जनरेट होगा। और हमारे नंबर्स आपने देखे होंगे कि 3.5 लाख से 2 मिलियन रुपीस तक की जो इन्वेस्टमेंट होती है कंस्ट्रक्शन में वो एक जॉब क्रिएट करती है। तो अगर 1 मिलियन भी आप लें और इसमें आप ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस डालें तो आपके पास ये 1.5-1.6 मिलियन जॉब्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ भी ये लो हैंगिंग फ्रूट है जो गवर्नमेंट को जो है वो फौरी तौर पर अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास इस रिसोर्सेज नहीं है। बहुत शुक्रिया आरिफ अयूब साहब। आज से तकरीबन 5 साल पहले इस्लामाबाद में इंतहाई बेरहमाना और सफाकाना तरीके से कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के केस में आज एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र की नज़रसानी की अपील मुस्तरद कर दी है और सज़ाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। ज़ाहिर जाफ़र की नज़रसानी अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। दौरान समाअत मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सबसे पहले तस्लीम करता हूँ कि मकतूला नूर मुकद्दम के साथ जुल्म हुआ। मैं मकतूला के ख़ानदान से माजरत ख्वाह हूँ। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि मेरे दलाइल का मरकज़ वक़ुआ के वक्त मुजरिम की दिमागी हालत है। वक़ुए और ट्रायल के वक्त मेरे मौक्किल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ताहम इस बात पर इसरार नहीं करूंगा कि मेरे मौक्किल ने कत्ल नहीं किया। अदालत ने समाअत के बाद अपना फैसला सुनाते हुए मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सज़ाए मौत का फैसला बरकरार रखा।
नाजरीन, ये इंतहाई दर्दनाक वाकया 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में पेश आया था, जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ गया था। इस्लामाबाद के पौश इलाके में एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे ज़ाहिर जाफर ने एक साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़ुआ से गिरफ्तार कर लिया था। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें नूर मुक़द्दम को पहली मंजिल से छलांग लगाकर ज़ख्मी हालत में घर से निकलने की कोशिश करते और ज़ाहिर जाफर को तशद्दुद करते देखा गया। फुटेज में मुलजिम के मुलाजमीन भी नजर आए, जिन्होंने किसी मौके पर मुजरिम को रोकने या नूर मुक़द्दम को बचाने की कोशिश नहीं की। इस केस का बाकायदा ट्रायल 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और 25 समातों पर मुश्तमिल रहा। पहली पेशी से ही मुजरिम कभी पुलिस और कभी जज से उलझता रहा और कमरा अदालत में अजीब व गरीब हरकतें करता रहा। दौरान समात मुजरिम ने खुद को जहनी मरीज साबित करने के लिए हर हरबा आजमाया। ताहम जेल की मेडिकल टीम ने ज़ाहिर जाफर को जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल फिट करार दे दिया। इस दौरान सिविल सोसाइटी, मीडिया और दीगर हलकों की जानिब से नूर मुक़द्दम को इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर आवाज़ उठाई जा रही थी। और फिर 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के एडिशनल जज अता रब्बानी ने मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सज़ाए मौत के साथ साथ नूर मुक़द्दम के साथ रेप करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने और अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। नूर मुक़द्दम को हब्से बेजा में रखने पर मुजरिम ज़ाहिर जाफर को अलहदा से 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा ज़ाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि ज़ाहिर जाफर के वालिदैन ज़ाकिर जाफर और असमत आदमजी समेत मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया था। अपनी सज़ा के खिलाफ मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां 13 मार्च 2023 को उसकी अपील मुस्तरद कर दी गई, बल्कि रेप के जुर्म में दी गई कैद की सज़ा को भी सज़ाए मौत में तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने शरीक मुलजिमान मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद की सज़ा के खिलाफ अपीलें भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ज़ाहिर जाफर ने 16 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था। लेकिन मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़ाहिर जाफर की फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी और सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने पहले ज़ाहिर जाफर को जहनी मरीज साबित करने की कोशिश की और CCTV फुटेज पर ही सवालात उठा दिए। ताहम अदालत ने ये तमाम दलाइल मुस्तरद कर दिए और सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने तफसीली फैसले में लिखा कि मुजरिम ज़ाहिर जाफर ने निहायत सफाकी से मकतूला का सर कलम करते हुए उसके सीने पर चाकू मेहमाना वार किए। वो हमारे नज़दीक एक संगदिल शख्स है, जिसके लिए सजाए मौत के मामले में हमारे दिल में कोई हमदर्दी पैदा नहीं हो सकी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफर की नज़रसानी की अपील भी मुस्तरद कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।